नमस्कार। आज हम कुछ जाने माने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की दुनिया में जरा गहराई से उतर रहे हैं। हाँ, लेकिन एक अलग नजरिए से। जी, हम ये देख रहे हैं कि ये सम्मान आखिर शुरू कब हुए। हमारे पास इनकी जो स्थापना की तारीखें हैं उनकी एक लिस्ट है। और इसका मकसद सिर्फ तारीखें रटना नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये समझना है कि अलग-अलग फील्ड्स में मतलब क्षेत्रों में जो बेहतरीन काम होता है, उसको पहचान देने का सिलसिला कैसे और कब शुरू हुआ। ये तारीखें ये अपने आप में एक कहानी कहती हैं। सही कहा। जैसे ही लिस्ट पर नजर पड़ती है, एक चीज तो साफ दिखती है। हम्म। नोबेल पुरस्कार 1901 में शुरू हुआ। ये तो इस लिस्ट के सबसे पुराने सितारों में से एक है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ देखिए, गांधी शांति पुरस्कार है 1995 का। हाँ, जो काफी नया लगता है इसके मुकाबले। है ना? तो चलिए इस टाइमलाइन में थोड़ा और गहरा गोता लगाते हैं और देखते हैं कि ये साल हमें क्या सिखाते हैं। हाँ, हमारे पास ये विज्ञान, कला, साहित्य, शांति, खेल, सिनेमा जैसे अलग-अलग मैदानों से जुड़े करीब 17 पुरस्कारों की स्थापना की तारीख है। जी, ये हमें एक बड़ी तस्वीर देखने का मौका देती है कि भई वक्त के साथ किन चीज़ों को अहमियत मिली, कैसे उन्हें पहचाना गया। बिल्कुल। तो सफर शुरू करते हैं सबसे पहले पड़ाव से। नोबेल से? हाँ, जी, नोबेल पुरस्कार 1901 शायद दुनिया का सबसे मशहूर सम्मान। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं। विज्ञान, साहित्य, शांति जैसे क्षेत्रों में असाधारण योगदान के लिए 20वीं सदी की बिल्कुल शुरुआत में ही इसकी स्थापना हो गई थी। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सोचिए 1901 में ही दुनिया ये मान रही थी कि कुछ इंसानी काम, कुछ उपलब्धियां इतनी महान हैं कि उन्हें सरहदों के पार जाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सम्मानित किया जाना चाहिए। ये एक तरह से ग्लोबलाइजेशन की शुरुआती आहट थी, कम से कम विचारों और उपलब्धियों के लेवल पर तो थी ही। अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत ने उत्कृष्टता को एक वैश्विक मंच दे दिया। बिल्कुल। अच्छा, नोबेल ने तो मंच तैयार कर दिया, या लेकिन फिर कहानी आगे बढ़ी। करीब 1.5 दशक बाद 1917 में पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत हुई। हाँ, पुलित्जर। इसका फोकस थोड़ा अलग था, है ना? जी, खास तौर पर पत्रकारिता, साहित्य और संगीत पर, और मुख्य रूप से अमेरिका केंद्रित था ये। ये दिलचस्प है। नोबेल के बाद पुलित्जर का आना दिखाता है कि कैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के साथ-साथ खास क्षेत्रों और देशों ने भी अपनी प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए अपने मंच बनाने शुरू किए। हाँ, पत्रकारिता पर जोर देना खास तौर पर अहम था उस समय। शायद ये उस वक्त की जरूरत थी कि सच कहने और लिखने वालों को हौसला दिया जाए। बिल्कुल। और पहला विश्व युद्ध भी तो उसी दौर में चल रहा था। हाँ, हाँ, तो पत्रकारिता का महत्व और बढ़ गया होगा उस समय। यकीनन। और फिर आया वो दौर जब एक नई कला दुनिया पर छा रही थी। सिनेमा। 1929 में ऑस्कर अवार्ड्स की शुरुआत हुई। आज भी फिल्म जगत का सबसे बड़ा नाम। कमाल है ना? 1920 के दशक के अंत तक सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं रहा था, सही। बल्कि एक ताकतवर कला का माध्यम बन चुका था। ऑस्कर की स्थापना ये बताती है कि समाज इस नई कला को कितनी गंभीरता से ले रहा था और उसमें भी सबसे बेहतरीन को पहचानने की जरूरत महसूस कर रहा था। हॉलीवुड का सुनहरा दौर भी तो शुरू हो रहा था। हाँ, और ऑस्कर ने उसे और चमका दिया। बिल्कुल। अब कहानी में थोड़ा आगे चलते हैं, 20वीं सदी के मध्य की ओर। 1950 का दशक बड़ा हलचल भरा रहा, हाँ, काफी कुछ हुआ उस दशक में। खासकर भारत के नजरिए से भी। हाँ, कई नई शुरुआतें हुई, जैसे 1952 में कलिंग पुरस्कार की स्थापना। अच्छा, कलिंग पुरस्कार। हाँ, ये यूनेस्को देता है ना? जी हाँ, विज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिशों के लिए। हाँ, ये उस दौर की सोच को दिखाता है जब दुनिया युद्ध की छाया से निकलकर विज्ञान और तरक्की पर बहुत जोर दे रही थी। भारत में भी विज्ञान को लेकर एक नया जोश था और कलिंग पुरस्कार उसी वैश्विक भावना का हिस्सा था जिसे बीजू पटनायक जैसे विजनरी ने समर्थन दिया था। और फिर आया साल 1954, भारत के लिए बहुत खास। 1954, हाँ। भारत रत्न की नींव रखी गई। आजादी के महज 7 साल बाद। जी। ये सिर्फ एक पुरस्कार शुरू करना नहीं था, ये नए नए आजाद हुए देश का अपनी पहचान गढ़ने का तरीका था। भारत रत्न के जरिए भारत दुनिया को बता रहा था कि वो किन लोगों को अपना नायक मानता है, किन मूल्यों को सबसे ऊपर रखता है, चाहे वो कला हो, विज्ञान हो, जनसेवा हो। ये राष्ट्रीय गौरव को स्थापित करने का एक शक्तिशाली प्रतीक था। और उसी साल 1954 में ही राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी शुरू हुए। अच्छा, वो भी 54 में? हाँ, भारतीय सिनेमा को सरकारी तौर पर सम्मान देने की ये एक बड़ी पहल थी।
देखिए, ऑस्कर के करीब 25 साल बाद भारत ने अपने सिनेमा के लिए राष्ट्रीय सम्मान तय किया। ये दिखाता है कि कैसे अलग-अलग देश अपनी सांस्कृतिक पहचान जैसे कि सिनेमा को मजबूत करने और उसे सराहने के लिए अपने तरीके ईजाद कर रहे थे। ये महज इत्तेफाक नहीं था कि भारत रत्न और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार एक ही साल आए। सही बात है। शायद ये दिखाता है कि राष्ट्र निर्माण में कला और सेवा दोनों को बराबर का महत्व दिया जा रहा था। बात यहीं खत्म नहीं हुई। ठीक अगले साल 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार शुरू हुए। साहित्य अकादमी, हाँ। भारत में लिखी जाने वाली बेहतरीन किताबों के लिए एक बड़ा सम्मान। जरा देखिए 1950 के दशक का ये पैटर्न। पहले भारत रत्न, सर्वोच्च नागरिक सम्मान, फिर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सिनेमा और फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य। हाँ, एक के बाद एक। ऐसा लगता है मानो एक सोचा समझा प्रयास था कि नए भारत के हर अहम क्षेत्र में उत्कृष्टता को पहचाना और पुरस्कृत किया जाए। ये उस दौर की प्राथमिकताओं की तरफ इशारा करता है। देश बनाना है तो अपनी जड़ों, अपनी कला, अपनी प्रतिभाओं को सम्मान देना होगा। इसी दशक के आखिर में 1957 में एक और अहम पुरस्कार सामने आया, रेमंड मैगसेसे पुरस्कार। रेमन मैगसेसे, जिसे अक्सर एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। जी हाँ। ये फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति की याद में शुरू हुआ और इसका दायरा बड़ा दिलचस्प है। ये सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है, नहीं, बल्कि पूरे एशिया में ऐसे लोगों या संस्थाओं को सम्मानित करता है जिन्होंने समाज सेवा, लीडरशिप या बदलाव लाने में मिसाल कायम की हो। ये दिखाता है कि कैसे सम्मान की सोच राष्ट्रीय सीमाओं को लांघकर क्षेत्रीय स्तर पर भी जड़ें जमा रही थी। अब हम 1960 के दशक में कदम रखते हैं। ये दशक भी पुरस्कारों की स्थापना के लिहाज से पीछे नहीं रहा। अच्छा। 1961 में ही दो बड़े नाम जुड़े, अर्जुन पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों के लिए। हाँ, आजाद भारत में खेलों को बढ़ावा देने और बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए ये एक जरूरी कदम था। जी। ये सिर्फ मेडल जीतने की बात नहीं थी, बल्कि खेल संस्कृति को मजबूत करने की कोशिश थी। और ज्ञानपीठ पुरस्कार? ज्ञानपीठ भारतीय साहित्य का शिखर सम्मान माना जाता है। हाँ, खास बात यह है कि ये किसी एक किताब के लिए नहीं, बल्कि लेखक के पूरे साहित्यिक जीवन के योगदान के लिए दिया जाता है। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 के कुछ ही साल बाद आया, 1961 में। हाँ, ज्ञानपीठ का आना भारतीय साहित्य को सम्मान देने की गंभीरता को और पुख्ता करता है। सोचिए, एक पुरस्कार बेहतरीन किताब पर फोकस करता है तो दूसरा लेखक की पूरी साधना पर। सही। ये साहित्य जगत के लिए कितना बड़ा प्रोत्साहन रहा होगा। बिल्कुल। इस दशक के अंत में 1969 में फिर से दो बड़े पुरस्कार एक साथ आए। 1969 में भी दो? कौन से? एक था तो मैन बुकर पुरस्कार। ओह, बुकर। मैन बुकर, जो अब सिर्फ बुकर कहलाता है। हाँ, वही। अंग्रेजी में लिखे गए और यूके या आयरलैंड में छपे सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए। और देखते देखते ये दुनिया भर में अंग्रेजी साहित्य का शायद सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार बन गया। बिल्कुल। इसका असर इतना ज्यादा होता है कि किसी किताब का बुकर जीतना उसे रातों रात बेस्टसेलर बना देता है। हाँ, 1969 में इसकी शुरुआत ने ग्लोबल लिटरेरी सीन को हमेशा के लिए बदल दिया। और उसी साल 1969 में भारत में आया दादा साहब फाल्के पुरस्कार। फाल्के पुरस्कार सिनेमा के लिए। जी, भारतीय सिनेमा में किसी के जीवन भर के योगदान के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा सरकारी सम्मान। ये कितनी दिलचस्प तुलना है। 1969 में एक तरफ लंदन में बुकर पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य के लिए नया बेंचमार्क बना रहा था। हाँ। तो दूसरी तरफ भारत अपने सिनेमा के दिग्गजों को सम्मानित करने के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार ला रहा था। ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग कलाओं में उत्कृष्टता को नापने और सराहने के नए पैमाने घड़े जा रहे थे। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना हुई। द्रोणाचार्य? ये भी खेल जगत से? हाँ, लेकिन इस बार फोकस खिलाड़ी पर नहीं, कोच पर, गुरु पर। बिल्कुल, कोच यानी गुरु पर है। अर्जुन पुरस्कार अगर शिष्य के लिए था तो द्रोणाचार्य गुरु के सम्मान में। हाँ, ये मानना कि खिलाड़ी की सफलता के पीछे कोच का भी उतना ही बड़ा हाथ होता है और उसे भी औपचारिक तौर पर पहचान मिलनी चाहिए। सही। ये खेल इकोसिस्टम को समझने की एक ज्यादा परिपक्व सोच को दिखाता है। और अब आते हैं 1990 के दशक में। इस दशक ने भी कुछ अहम सम्मान दिए। 1991 में आया सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन का है ये। जी हाँ, के बिड़ला फाउंडेशन की तरफ से संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भारतीय भाषा में पिछले 10 सालों में छपी बेहतरीन साहित्यिक कृति के लिए। तो ये ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी के साथ मिलकर भारतीय भाषाओं के
पिछले 10 सालों में छपी बेहतरीन साहित्यिक कृति के लिए। तो ये ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी के साथ मिलकर भारतीय भाषाओं के साहित्य को सम्मानित करने की परंपरा को और मजबूत करता है। हाँ, इसके ठीक 1 साल बाद 1992 में व्यास सम्मान की शुरुआत हुई। व्यास सम्मान ये भी बिड़ला फाउंडेशन का ही है, जी, लेकिन ये खास तौर पे हिंदी के लिए है ना, पिछले 10 सालों में छपी उत्कृष्ट हिंदी साहित्यिक कृति के लिए। बिल्कुल। तो देखिए, सरस्वती सम्मान सभी भारतीय भाषाओं को कवर करता है, जबकि व्यास सम्मान हिंदी पर केंद्रित है। ये दिखाता है कि सम्मानों में भी कैसे स्पेशलाइजेशन आ रहा था। और 1992 एक और मायने में खास रहा। अच्छा, इसी साल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरू हुआ। खेल रत्न, जिसे अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। हाँ, वही। ये भारत में किसी खिलाड़ी को मिलने वाला सबसे बड़ा खेल सम्मान है। जी। अर्जुन पुरस्कार बेहतरीन प्रदर्शन के लिए है, लेकिन खेल रत्न पिछले कुछ सालों के सबसे शानदार और असाधारण प्रदर्शन के लिए। हाँ, इसकी शुरुआत ने भारतीय खेलों में टॉप अचीवमेंट को एक नई ऊंचाई और पहचान दी। ये सिर्फ प्रदर्शन नहीं, बल्कि उस दबदबे को सलाम करता है जो खिलाड़ी ने अपने खेल में बनाया हो। और हमारी इस लिस्ट का आखिरी पड़ाव है गांधी शांति पुरस्कार। गांधी शांति पुरस्कार 1995 में स्थापित किया गया। जी। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। ये उन लोगों या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने दुनिया भर में शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने में गांधी जी के आदर्शों के मुताबिक काम किया हो। ये एक तरह से नोबेल शांति पुरस्कार के समानांतर है, लेकिन गांधीवादी मूल्यों पर इसका खास जोर है। हाँ, 90 के दशक में जब दुनिया बदल रही थी। हाँ, उस समय गांधी के विचारों को इस तरह वैश्विक मंच पर फिर से स्थापित करना एक अहम कदम था। तो आज हमने इन जाने माने पुरस्कारों की स्थापना की कहानी देखी, नोबेल 1901 से शुरू होकर गांधी शांति पुरस्कार 1995 तक। हाँ, ये करीब 100 साल का सफर है। और ये साफ दिखता है कि 20वीं सदी वो दौर था जब दुनिया भर में और भारत में भी अलग अलग क्षेत्रों की उपलब्धियों को औपचारिक तौर पर पहचानने और सम्मानित करने का चलन तेजी से बढ़ा। बिल्कुल, और संस्थागत रूप लेता गया, चाहे वो विज्ञान हो, साहित्य, कला, सिनेमा, खेल या शांति। हाँ। और हमने ये भी देखा कि कुछ खास दशक, जैसे 1950 और 1960 का दशक, हाँ, 50s और 60s, भारत के लिए कितने अहम थे, जब कई राष्ट्रीय पुरस्कार एक साथ शुरू हुए। शायद ये नए राष्ट्र के आत्मविश्वास और अपनी पहचान बनाने की कोशिशों से जुड़ा था। हो सकता है। ये पूरी लिस्ट हमें सोचने पर मजबूर करती है कि समाज और सरकारें समय के साथ किन चीज़ों को महत्व देती हैं। पहले शायद विज्ञान और साहित्य पर जोर था, फिर खेल और सिनेमा अहम हुए। उत्कृष्टता को सम्मानित करने का तरीका भी ज्यादा व्यवस्थित और विविध होता गया। हाँ, ये टाइमलाइन सिर्फ तारीखें नहीं, बल्कि बदलते वक्त और बदलती प्राथमिकताओं का आईना है। सही कहा। ये जानना दिलचस्प है कि कैसे सम्मान देने की ये परंपरा लगातार विकसित हुई है। और यहीं से एक विचार मन में आता है। क्या? आज जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, क्लाइमेट चेंज एक बड़ी चुनौती है, मानसिक स्वास्थ्य पर बात हो रही है। हाँ, ये सब नए मुद्दे हैं। तो क्या भविष्य में इन नए क्षेत्रों में असाधारण काम के लिए भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय पुरस्कार स्थापित होंगे? अच्छा सवाल है। सोचिए, एआई एथिक्स में अभूतपूर्व काम के लिए कोई ग्लोबल अवार्ड, या शायद सस्टेनेबल लिविंग को इनोवेट करने के लिए कोई बड़ा सम्मान। हो सकता है, बिल्कुल। ये कब और कैसे सामने आएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम भविष्य में किन उपलब्धियों को सबसे ज्यादा महत्व देंगे। वाकई, ये सोचने के लिए एक